आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। विद्यार्थियों, जो विद्यालय 8 से 2:30 बजे के हुआ करते थे, उन विद्यालयों का एग्जाम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का 15 तारीख को है। और सायंकालीन जो स्कूल हैं, जिनका समय शाम को जो विद्यालय लगते थे, उनका 8वीं क्लास का एग्जाम 16 मार्च को कंडक्ट होगा। और जो सुबह के विद्यालय हैं मॉर्निंग के, उनके भी एग्जाम 8वीं क्लास के इसके आसपास ये डेट होगी। आप डेट शीट में देख लेना विद्यार्थियों। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर के आया हूं, जो कि मॉडल पेपर दिल्ली सरकार ने हमें दिया है। ये देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, पूर्णांक आपका विद्यार्थियों 60 नंबर का होगा। पहले पेपर को, मॉडल पेपर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना। पहला मॉडल पेपर और ये दूसरा मॉडल पेपर है। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ विद्यार्थियों। इसमें अपठिता अवबोधनम जो है, जो हमारी किताब से बाहर का पैराग्राफ होगा और उसके अंदर से जो 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, उसी में देख पढ़ करके उसका उत्तर देना है। खंड ख है वो रचनात्मकम लेखनम, वो 12 अंकों का होगा। जैसे चित्र को देख करके प्रश्नोत्तर करने हैं। कोई निबंध आ गया आपका, जैसे पुस्तकालय के ऊपर आ गया, विद्यालय के ऊपर आ गया, ठीक है। खंड ख के अंतर्गत अनुपयुक्त व्याकरण पूछी जाती है, जो 18 अंकों की होती है, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब चीजें आती हैं। खंड ख में पठिता अवबोधनम, जो आपने पूरे साल अध्ययन अध्यापन किया, विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ाई की है, उस किताब में से, पुस्तक में से प्रश्नोत्तर आपके 22 अंकों के होंगे। तो हम बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं विद्यार्थियों। आप भी खूब परिश्रम कीजिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। चलो, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये विद्यार्थियों अपठिता अवबोधनम है, ये हमारी पुस्तक से बाहर का है। देखिए, व्याघ्र अस्माकम राष्ट्र पशु अस्ति, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अयम अतीव मनोहर, ये बड़ा ही मनोहर होता है, इसको देखने की इच्छा हमारी हरदम बनी रहती है। अस्य शरीरे पीतकर्षण वर्णः पंक्तया नितराम शोभन्ते, इसके शरीर पे पीले और काले रंग की, पीत यानी पीला और कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग की पंक्तियां अर्थात लाइनिंग नितराम शोभन्ते, लगातार अच्छी लगती है हमें। कदाचित अयम सघनेषु वनेषु निर्भयम विहरति स्म, ये किसी जमाने में अर्थात प्राचीन काल में जब जंगल वगैरह बहुत हुआ करते थे, ये घने जंगलों में निर्भय होकर के विहरति स्म अर्थात घूमते थे। सांप्रतम व्याघ्राणाम संख्या अत्यल्पा जाता, इस समय बाघों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। व्याघ्र जातिम सर्वनाशात रक्षितुम वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकान उपायान करोति, और बाघों को बचाने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय ने अनेकों उपाय किए हैं। परम सर्वे प्रयत्न निष्फला भवन्ति, लेकिन उनके सभी प्रयत्न निष्फल हो गए हैं। इसका कारण क्या है? कारणम किम, तो इसका कारण है विद्यार्थियों, केसांचित धूर्तानाव लोभ है, कुछ ठग लोगों का लोभ, जो कि शेर को मार देते हैं और वन और जंगलों की लकड़ियों को काट करके बेच देते हैं। देखो, वनानाम छेदनम च, और वनों की कटाई ही इसका कारण है। अस्माकम वन संपत्ति रक्षितव्या, हमारे द्वारा जंगलों की और वनों की रक्षा करनी चाहिए। देशस्य राष्ट्र पशु चापि रक्षणीय, और देश के राष्ट्रीय पशु शेर की भी रक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों, हमें ध्यान देना है कि पूरे पेपर के अंतर्गत जितने प्रश्न हमें कहे जाएं, जैसे केवलम प्रश्न त्रयम 3 प्रश्नों के लिए कहा गया है, तो ये इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, जो भी 3 आपको अच्छे लगे वो कर सकते हैं, एक प्रश्न आपको छोड़ना है। फिर है केवलम प्रश्नम एकम, 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ही करना है, ये आप नीचे तक देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें 1 2 और 3 प्रश्न है, लेकिन आपको 2 ही करने हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलो, हम प्रश्नोत्तर इसके शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, ये मॉडल टेस्ट पेपर है, ये आपके खाली अभ्यास के लिए है। हो सकता है इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आए, लेकिन पैटर्न ये का रहेगा, सिलेबस ये का रहेगा, और हो सके विद्यार्थियों इसमें से 5-10 प्रश्न आपके आ भी जाए, क्योंकि ये दिल्ली सरकार ने दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसको ध्यान से आप पढ़े और समझे।
तो पहला प्रश्न है अस्माकम राष्ट्र पशु कह, हमारा राष्ट्र पशु कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र, खाली ये इसका उत्तर है व्याघ्र। दूसरा प्रश्न है व्याघ्रम रक्षितुम कह उपायान करोति, बाघ की रक्षा के लिए कौन उपाय करता है? इसका उत्तर है वन पर्यावरण मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय। प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थियों मैं पूरे उत्तर बताऊंगा आपको, जो प्रश्न का जो उत्तर अच्छा लगे, पढ़ने में याद करने में सरलता हो, वो आप याद कर लेना, ठीक है। केसाम संख्या अत्यल्पा जाता, किसकी संख्या अत्यल्प हो गई है? तो व्याघ्राणाम, इसका उत्तर करना है हमें व्याघ्राणाम, शेरों की, ठीक है। अस्माकम का रक्षितव्या, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमें वन संपत्ति रक्षितव्या, इसका उत्तर हो जाएगा वन संपत्ति, ठीक है, वन संपत्ति। फिर हमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं, 2 प्रश्न है, एक करना है। तो पहला प्रश्न है वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति, वन और पर्यावरण मंत्रालय विद्यार्थियों किस लिए उपाय करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन पर्यावरण मंत्रालय देखो यहां से करेंगे इसका उत्तर व्याघ्र जाति, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे। व्याघ्र जाति बाघों को बचाने के लिए, सर्वनाशात इनके नाश को बचाने के लिए, रक्षितुम इनकी रक्षा के लिए, वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकान उपायान करोति, करोति तक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न है व्याघ्र जाति विनाशस्य कारणम किम, बाघ जाति के विनाश का क्या कारण है? तो इसका उत्तर आप यहां से करेंगे केशांचित से, केशांचित धूर्तानाम लोभ वनानाम छेदनम च, यहां से यहां तक इसका उत्तर कर सकते हैं। और अगर आपका संस्कृत के अंदर अच्छी रुचि, आप होशियार हैं, तो इसको आप बना करके भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे देखो व्याघ्र जाति विनाशस्य कारणम किम, बाघ जाति के विनाश का क्या कारण है? तो किम को हटाएंगे हम, ये जो का त्यों रह जाएगा व्याघ्र जाति विनाशस्य कारणम केशांचित धूर्ता नाम लोभ है, कुछ ठग लोगों का लोभ, और वनानाम छेदनम च, और वनों की कटाई है। चलो विद्यार्थियों आगे चलते हैं हम। सघनेषु वनेषु विहरति अस्मिन वाक्य विशेषण, विद्यार्थी विशेषण विशेषण क्या होता है? ये प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा काला सांप, काला सांप कृष्ण सर्पा, तो कृष्ण सर्पा मैंने बोला, तो यहाँ पे जो कृष्ण है, काला है, वो विशेषण है विद्यार्थी, और सांप है वो आपका विशेष्य है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो विशेष्य है। जैसे कि लंबा आदमी, तो लंबा तो विशेषण है, आदमी विशेष्य है, ठीक है। मोटा आदमी, बड़ा हाथी, विशाल गज, तो विशाल गज में विशाल तो विद्यार्थियों विशेषण, और गज उसका विशेष्य है। तो इसमें सघनेषु वनेषु विहरति, सघन वन में घूमता है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो सघन, ख का उत्तर हो जाएगा। आगे चलो, अति न्यूना इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम, तो अति न्यूना का पर्यायवाची गद्यांश में क्या है? तो अति न्यूना यानी बहुत कम, तो बहुत कम का पर्यायवाची आया है अत्यल्पा, बहुत थोड़ा, ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है प्रयत्न निष्फला भवन्ति, प्रयत्न निष्फल हो गए, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो इस वाक्य में क्रियापद विद्यार्थियों प्रयत्न निष्फल हो गए, तो भवन्ति यानी होना, ये क्रिया है। चौथा है अस्य अनुच्छेद से करते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, तो विद्यार्थी उपयुक्त शीर्षक लिखना मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसके विषय में पूरी बात की गई है, मान लो स्त्री शिक्षा के ऊपर है तो स्त्री शिक्षा हो जाएगा, पॉपुलेशन के ऊपर अर्थात जैसे तो उसका पॉपुलेशन का जो होगा पार्ट होगा तो उसको जनसंख्या वृद्धि उसका हो जाएगा। तो ये इसमें जंगल की और वन की बात की गई, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा वनम। खंड ख आपका शुरू होता है विद्यार्थियों, ये जो 12 नंबर का होगा, ठीक है। 8 नंबर का तो चित्र आधारित वर्णन है, ये आप देख रहे हैं मंजूषा के अंदर शब्द दिए गए हैं। उद्यान है, उद्यान में बच्चे घूम रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। ये तो आपका 4 पंक्ति, आपको 4 वाक्य बनाने हैं, 2-2 नंबर का एक वाक्य। देखो विद्यार्थियों, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, चित्र देख करके मंजूषा से अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं इनको देख करके आपको 4 वाक्य, इनको लेकर के 4 वाक्य बनाने हैं विद्यार्थियों। इन शब्दों का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। उद्यानम अर्थात वन, प्रातः चलनम यानी मॉर्निंग वॉक, सुबह का चलना, जनः लोग, लाभदायकम लाभदायक होता है, एकः वृक्ष एक पेड़, लघु बालिका छोटी बच्ची, स्वास्थ्याय यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए, और मध्य अर्थात बीच में।
ये 8 नंबर का है। आप ये भी कर सकते हैं। और अगर चित्र आधारित वर्णन आप नहीं करना चाहे तो अथवा में अगर मम विद्यालयम का आपको निबंध याद है तो आप चत्वारी वाक्य यानी 4 वाक्य लिख सकते हैं। चलो पहले हम चित्र आधारित वर्णन करते हैं। इन शब्दों के अर्थ को जानते हैं विद्यार्थियों। उद्यानम अर्थात बगीचा, वन उपवन, प्रातः चलनम अर्थात सुबह का घूमना, जना लोग, लाभदायकम शब्द का अर्थ है लाभदायक होता है, एक वृक्ष है एक पेड़, लघु बालिका छोटी बच्ची, स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के लिए, और मध्य अर्थात बीच में। चलो विद्यार्थियों अब इसके वाक्य हम बनाते हैं। इन शब्दों को आपने अच्छे से देख लिया। अब इसकी वाक्य को हम बनाएंगे। ये देखिए विद्यार्थियों, ये आज 13 तारीख है, ठीक है। और समय मैंने आपको बताया 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और सैंपल पेपर है कक्षा 8 का, विषय आपका संस्कृत और पूर्णांक होगा 60 नंबर का, ठीक है। परीक्षा दिनांक सुबह की पारी वाली सामान्य देख लेंगे अपने डेट शीट में। सामान्य पारी है 15 मार्च और सायकालीन पारी 16 मार्च, ठीक है विद्यार्थियों। चलो ये देखो, ये सब थे हमारे प्रश्न नंबर 2 में। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, 4 वाक्य लिखेंगे। हमारे सब थे उद्यानम, प्रातः चलनम, जनः, लाभदायकम, एकः वृक्ष, लघु बालिका, स्वास्थ्याय और मध्य। तो उत्तर नंबर 2 का पहला वाक्य हम बनाते हैं। उद्याने, उद्याने अर्थात बगीचे में, पार्क में, सर्वे जनाः प्रातः चलनम कुर्वन्ति, सभी लोग सुबह घूमते हैं। दूसरा प्रश्न है उद्याने प्रातः चलनम लाभदायकम भवति, बगीचे में सुबह चलना, सुबह सुबह घूमना लाभदायक होता है। तीसरा वाक्य है उद्याने एकः विशाल वृक्षस्य अधः एका लघु बालिका अपि अस्ति, उद्यान में एक विशाल पेड़ के नीचे, अधः नीचे, एका लघु बालिका अपि अस्ति, एक छोटी बच्ची भी है। और चौथा वाक्य विद्यार्थियों सर्वे जनाः सभी लोग, स्वास्थ्याय लाभाय स्वास्थ्य लाभ के लिए, उद्यानस्य मध्ये भ्रमन्ति, उद्यान के बीच में घूम रहे हैं, उद्यान के अंदर घूम रहे हैं। और ये देखो विद्यार्थियों अथवा, अथवा वाला भी आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था अथवा में मम विद्यालय का निबंध है। मम विद्यालय इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखत। मम विद्यालय का ये भी आपका 4 पंक्तियों के आपको 8 नंबर मिलेंगे, एक वाक्य के 2 नंबर आपको मिलेंगे। देखो विद्यार्थियों मम विद्यालय, पहला मम विद्यालय अतीव रमणीय अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत ही रमणीय है, रमणीय अर्थात अच्छा है, सुंदर है। दूसरा वाक्य है मम विद्यालय मेरे विद्यालय में एकम क्रीड़ा प्रांगणम अस्ति, एक खेल का मैदान है, क्रीड़ा प्रांगणम। तीसरा वाक्य है मम विद्यालय मेरे विद्यालय में अनेकः छात्र छात्राश्च पठन्ति, मेरे विद्यालय में बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। चौथा वाक्य है मम विद्यालय एकः विशाल सुसज्जित पुस्तकालय अस्ति, मेरे विद्यालय में एक विशाल यानी बड़ी, सुसज्जित अर्थात बहुत अच्छे ढंग से सजी हुई पुस्तकालय है। या आप विद्यार्थियों मम विद्यालय का निबंध करना चाहें तो ये कर देना। और अगर आप वाक्य बनाना चाहिए चित्र आधारित तो ये वाक्य आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वाक्य बना देना। पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। विद्यार्थियों कई बच्चे कहते हैं सर क्वालिटी कम आ रही, तो क्वालिटी कम नहीं आ रही विद्यार्थियों। आप इसको 1080 क्वालिटी करके इसको देखें और दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ दें। इस पढ़ने वाले बच्चों के पास इस चैनल को भेजें और आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं संस्कृत संबंधित कुछ भी चीजें डालूंगा ना आपके पास वो आ जाएगी। विद्यार्थियों संस्कृत बड़ी अच्छी भाषा है, इसमें नंबर हमारे बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए।
वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इसको आप और बच्चों के पास भी भेजना, और आपको क्या कठिन लगता है संस्कृत में वो भी मेरे को बताना कमेंट करके, मैं वो चीजें भी डाल दूंगा। प्रश्न नंबर 3 है पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत है। इन पदों को मिलाना है, तो विद्यार्थी इनकी ऐसी जोड़ियां मिलाते हैं कई बच्चे उल्टी सीधी, तो वो समझ में नहीं आती, तो आप इसके वाक्य शब्दों को निकाल करके और अच्छे से लिखें जिससे कि समझ में आ जाए। तो ये देखो अहम का अर्थ में होता है पुस्तकम पुस्तक, क्रीडंती खेलते हैं। मैं अर्थ बता रहा हूँ इनके, फिर मैं आपको इनको एक साथ लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखना है। ते यानी वेशव कंदुकेन बोल से गच्छा में जाते हैं। तुम विद्यालयम स्कूल पठामी पढ़ता हूँ। वयम हम सब गृहम घर गच्छी जाते हो। तो इनको हमें ठीक तरीके से लिखना है, तो ये ठीक तरीके से कैसे होगा ये देखिए। ये आपको उत्तर नंबर 3 है। ये प्रश्न नंबर 3 है पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कृत, वाक्य रचना करनी विद्यार्थी। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दूसरा है ते कंदुकेन क्रीडंती, वे सब बॉल से खेलते हैं। विद्यार्थियों कंदुकेन का अर्थ है बॉल, ठीक है। तुम विद्यालयम गच्छी, तीसरा वाक्य आपका त्वम विद्यालयम गच्छी, तुम विद्यालय जाते हो। और चौथा वाक्य वयम गृहम गच्छामः, वयम गृहम गच्छामः, हम सब घर जाते हैं। ये चारों को मिलाने से आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। बड़ा ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा विद्यार्थियों, मेहनत कीजिए आप। चलो अब हमारा आता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम 18 अंक का। अनुप्रयुक्त व्याकरण आते विद्यार्थियों 18 नंबर की। इसमें अधिकतर में तो विद्यार्थियों ऑप्शन ही आएंगे, ठीक है। जैसे देखो अधोलिखित पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कृत्वा लिखित, नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। विद्यार्थियों 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न में से हमें केवल 3 प्रश्न करने हैं, मैं चारों ही करवा देता हूँ। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य, ऐसा राजा जिसके सचिव है मंत्री प्रमत्त होते हैं, बात नहीं मानते ऐसे राजा के, तो राजा अर्थात नराधिपस्य से, नराधिपस्य, तो इसने दिया नर प्लस अधिपस्य। इसको जोड़ने से क्या बनेगा, इसकी संधि करने पे क्या बनेगा, नर प्लस अधिपस्य, नराधिपस्य, क का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा वो पाठ है कि विनेम विनेव यानव नगारोहणम, बिना यान के ही पर्वत पे चढ़ना है, तो ये उसमें से लिया गया नगारोहणम। इसका संधि विच्छेद अलग अलग करेंगे तो कौन से 2 शब्द बनेंगे, तो नग प्लस आरोहणम, ख का उत्तर सही हो जाएगा। फिर है करगद उद्योग, जो वृक्षों के पाठ है हमारा कि कागजों को, कागज का जो यूज है वो जब हम करते हैं तो वृक्षों की कटाई होती है, वृक्षाणाम उपयोग होती है, कागज उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग होता है। तो करगद प्लस उद्योगे, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी करगदोद्योगे, देखो ये रहा करगदोद्योगे, क का उत्तर सही है। 4 का है अभिमान धना विनियोपेता, तो विनियोपेता को जब हम इसके टुकड़े करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो विनय प्लस उपेता, ठीक है, गुण संधि का उदाहरण ये भी। 5 का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व लिखत, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 1 2 3 4, आपको 3 करने। तो एक इसने करके बता रखा है गंतुम है वो गम प्लस तुमुन से मिलके बनता है। तो कृत्वा के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो विद्यार्थियों क्री प्लस कत्वा, क्री मैं दिखा दूंगा आपको, मैंने कागज में लिख रखा है, पहले सुन लीजिए, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, खेल प्लस तुमुन खेलितुम, और पठितुम का जब प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे तो इसमें पठ धातु तुमुन प्रत्यय, ये उदाहरण भी हमारा तुमुन का, ये भी तुमुन का, ये कत्वा का। और देखो खाद प्लस कत्वा खादित्वा, खादित्वा ई की मात्रा लग जाएगी, इसका मतलब तुमुन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय के उदाहरण हमारे आने चाहिए, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखो ऐसे बनाने हमें, ये देखिए विद्यार्थियों उत्तर नंबर 5, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व लिखित, 3 प्रश्न करने हैं। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा, ये तो इन्होंने बता ही दिया था, गम प्लस तुमुन गंतुम, मैंने उल्टा लिख दिया, गंतुम का दिया था, गम और तुमुन ये करना था हमें। कृत्वा क्री प्लस कत्वा, खेल प्लस तुमुन को जोड़ेंगे तो खेली तुम,
और पठितुम को जब अलग अलग करेंगे पठ धातु तुमुन प्रत्यय, और खाद और कत्वा को जोड़ेंगे, हमारा शब्द बनेगा खादित्वा, खादित्वा। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अब हम प्रश्न नंबर करते हैं 6। मंजूषायाम प्रदत्त उचित अव्यय पदे, ये 4 अव्यय दिए हुए हैं विद्यार्थियों। अव्यय क्या होता है कि जिनके शब्द रूप धातु रूप नहीं चलते, तो इन अव्ययों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, जैसे तभी हम इन लाइनों का अर्थ बना पाएंगे और इनका अर्थ कर पाएंगे। जैसे च का अर्थ है और, एव का अर्थ है ही, मां का अर्थ होता है मना करना, किसी चीज के लिए मना करना, और विना यानी नहीं है। ठीक है, तो नीचे दिए गए हुए अव्ययों में से अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयेत, रिक्त स्थानों को भरना है। नंबर 1, इसमें भी 3 ही करने हैं आपको, केवलम प्रश्न त्रयम। ठीक है, बार बार आप पूछना मत कि सर कितने प्रश्न करने हैं, 3 ही करने हैं आपको। तो सत्यम जयते, सत्य जीतता है, तो सत्यम एव जयते, एव यानी ही, सत्य ही जीतता है, इसमें कोई संशय नहीं है, एव उत्तर हो जाएगा। दूसरा है विद्याम जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो विना यानी विद्या नहीं है तो जीवन बेकार है, तो दूसरे में विना आ जाएगा। तीसरा उत्तर होगा रामः लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण, च का अर्थ और, राम रामः लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण भ्रातरौ आस्ताम, भाई थे, तीसरे में आ जाएगा च। और चौथा है समयम व्यर्थम कुरु, समय को व्यर्थ, इसमें आ जाएगा मां, मत करो, समय को व्यर्थ मत करो। चलो 7 का प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। उचितम उपपद विभक्ति युज्य युक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखत, 3 प्रश्न करने हैं। उचित, इनमें जो जैसे इन्होंने दिया है विद्यालय, तो उसकी कौन सी विभक्ति आएगी, ठीक है, वो हमें देखना है। तो परितः जो शब्द है विद्यार्थियों, इसके जब ये आ जाता है तो इसके योग में इसके पास वाला जो शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो विद्यालय की द्वितीय विद्यालयम, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो विद्यालयम ढूंढी इन तीनों में, ये तो नहीं है विद्यालयन है, ये विद्यालयस्य है, ये रहा विद्यालयम, तो विद्यालयम स उत्तर हो जाएगा। दूसरा है अहम सह विद्यालयम गमिष्यामि, मैं, ये मित्र है, मित्र के साथ विद्यालय जाऊंगा, तो विद्यार्थियों मित्र में कौन सी विभक्ति करनी है, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो आपके बालक शब्द याद है तो बालकेन, राम याद है तो रामेण, और मित्र हो जाएगा मित्रेण। मित्र की तृतीय विभक्ति लगानी है, सह जब आता है तो तृतीय विभक्ति करते हैं, तो अहम मित्रेण सह, वह उत्तर हो जाएगा विद्यालयम गमिष्यामि, मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, नमः जहां पे आ जाता है हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे राम शब्द अगर आपकी याद है, बालक याद है, तो उसका चतुर्थी एक वचन बालकाय, और राम का रामाय, तो देव का देवाय, देव का देवाय आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो हमें केवल ये लिखना है देवाय, या फिर हमें इस पे टिक मार्क करना है देवाय। ठीक है, देवाय नमः। अभिता के योग में भी विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति होती है, अभिता नदी बहती, गांव के दोनों तरफ नदी है, ग्राम यानी गांव, तो ग्रामम उत्तर हो जाएगा ग्रामम। प्रश्न नंबर 8 है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्द रूप छांटिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो छात्रा लिखती, छात्र लिखता है, तो किससे लिखता है, तो से के योग में कलमेना, कलम से लिखता है, उत्तर हो जाएगा कलमेन। मम चत्वारिंशत् छात्रा सन्ति, मेरे 40 छात्र हैं, अर्थात कक्षायाम, कक्षा में, कक्षायाम उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। वने ऋषियः, वन में ऋषि, और च निवसन्ति, तो मुनि, ऋषि की बहुवचन ऋषियः और मुनि का बहुवचन मुनियः, इसका उत्तर मुनि है। वने ऋषियः मुनियः च निवसन्ति। देखो विद्यार्थियों, फिर आपका प्रश्न नंबर 9 आएगा 22 नंबरों का, तो ये हमारा अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ये हमें गद्यांश पढ़ना है और इसी के आधार पे उत्तर देना है। तो ये गद्यांश हमारा होगा 1 नंबर, 2 और 1 3, 2 5, 6 7 8 9 10
लगभग 10 नंबरों का विद्यार्थियों है। ठीक है, तो गद्यांश हम पढ़ते हैं। ये हमारा पठित ये हमारा पठित और बोधनम है, अर्थात ये पाठ में से आया विद्यार्थियों, जो आपने पूरे साल जो पाठ पढ़ा है ना, वो ही है। देखो, पूर्व दिशायाम उदित सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में उगा हुआ सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, ये हमने संसार में देखा है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति, लेकिन हमने ये कभी नहीं जाना क्या सूर्य गतिशील है, सूर्य ही जाता है पूर्व से पश्चिम में। तो सूर्यो अचल, सूर्य अचल है, सूर्य नहीं चलता। पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलती है। यह स्वकीय अक्ष घूर्णति, वो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, परिभ्रमण करती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, ये इस समय स्थापित सिद्धांत है, अर्थात पूरा विश्व इसको मानता है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तिता है, ये सिद्धांत जो सबसे पहले जिन्होंने दिया, सह आशीत, वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया था, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी एक जगह रहती है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, ये जो रूढ़ी चल रही थी कि पृथ्वी एक जगह रहती है, सूर्य चक्कर लगाता है, तेन प्रत्यादिष्टा, ये उन्होंने खंडित किया इसको। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया जो कि सबने माना कि यद गतिशीलायाम, जैसे हम नौका के अंदर बैठे हैं और पानी में नौका चल रही है, तो नौकायाम उपविष्ट मानव है, नौका में बैठा हुआ मानव ये सोचता है कि नौकाम स्थिरानुभवती, नौका स्थिर है, लेकिन पेड़ पौधे चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, लेकिन होता उल्टा है कि नौका चल रही है। इसीलिए उनका ये सिद्धांत सबने माना कि पृथ्वी चल रही है और सूर्य एक जगह है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थ हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हम नौका में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वैसी ही बात है। तो पृथ्वी चलती है, सूर्य एक जगह रहता है। चलो उत्तर देते हैं एक पद में। सूर्यम कश्याम दिशायाम उदेति, तो उत्तर हो जाएगा पूर्व। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व। दूसरा, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद का आसीत, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन थे? उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अब हमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं। परंपराया प्रचलिता रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। परंपराया प्रचलिता का रूढ़ी, कौन सी रूढ़ी चल रही थी जो आर्यभट्ट जी ने दूर की? तो कौन सी रूढ़ी थी विद्यार्थियों? बिल्कुल सही, यही रूढ़ी थी कि पृथ्वी नहीं चलती, सूर्य चलता है। तो इसका उत्तर हम कहां से लेके कहां तक करेंगे? ये देखिए, यहां से उत्तर करना, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी एक जगह है। इति परंपराया, ये जो परंपरा से रूढ़ी चल रही थी, प्रचलिता रूढ़ी, तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने इस रूढ़ी को गलत साबित किया और एक नई विचारधारा दी। नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभवती, नौका में बैठा मानव क्या अनुभव करता है? बिल्कुल सही, यहां से करेंगे आप। तेन उदाहरित है, उन्होंने उदाहरण दिया। यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, गतिशील चलती हुई नौका में बैठा हो, मतलब नौका चल रही है और उसमें मनुष्य बैठा है, तो वो नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका स्थिर दिखाई देती है और ये लग रहा है उसके किनारे की चीजें चल रही है। यहां तक कर देना इसका उत्तर, यहां से यहां तक। चलो विद्यार्थियों, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दो उत्तर देने हैं। सूर्य अचल अस्ति, सूर्य नहीं चलता। देखो विद्यार्थियों, परंपरा प्रचलिता का रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादृष्टा, तो इसका उत्तर आपने कर लिया। अगला प्रश्न है, नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभवती, ये उत्तर भी आपने कर लिया। उसके बाद है सूर्य अचल अस्ति, सूर्य अचल अर्थात चलता नहीं है, इसमें विशेषण क्या है? तो देखो, सूर्य अचल है, इसमें विशेषण है अचल रहना। तो विद्यार्थियों हमें ध्यान रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे सूर्य की विशेषता बताई जाती है, तो सूर्य तो विशेष्य है और जो विशेषता है वो विशेषण है। ठीक है, जैसे कि काला सांप कृष्ण सर्पः, तो कृष्ण सर्प है, काला सांप में जो काला है वो तो है विशेषण, और सर्प है, सर्प है, सांप है, वो है विशेष्य। जैसे लंबा व्यक्ति है ना, दीर्घ मानव, तो इसमें दीर्घ है, लंबा है, वो तो है विशेषण, और जो व्यक्ति और मानव है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। चलो विद्यार्थियों आगे देखो। स्थिरा इति पदस्य किम विपरीतार्थक पदम गद्यांश प्रयुक्तम,
स्थिर यानी एक जगह, इसका उल्टा गद्यांश में कौन सा शब्द आया है, तो उसका उल्टा शब्द आया है विद्यार्थियों स्थिरा, स्थिरा इति पदस्य विपरीत, तो स्थिर यानी एक जगह, इसका उल्टा, इसका उल्टा शब्द हमें गद्यांश में क्या मिला, स्थिर यानी एक जगह और अस्थिर यानी चलने वाला। ठीक है, तो स्थिर का उल्टा विपरीतार्थक तो चला, इसका उत्तर हो जाएगा चला। धरा इति पद से समानार्थक गद्यांशात चित्वा लिख, धरा शब्द का समानार्थ यानी वैसा ही अर्थ देने वाला धरा का अर्थ होता है विद्यार्थियों पृथ्वी, तो पृथ्वी, इसका उत्तर पृथ्वी हो जाएगा। फिर 10 का प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं विद्यार्थियों। दृष्टिपूतम नयस्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम नयस्पादम अर्थात देख करके पैर रखना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पहले के जमाने में पानी छान के पीते थे तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी छान कर पीना चाहिए। सत्यपूताम वदित वाचम, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो सत्य से परिपूर्ण हो, मनः पूतः समाचरित, और मन को भी पवित्र रखना चाहिए। कीदृश, प्रश्न उत्तर देखिए विद्यार्थियों, कीदृशम जलम पिबेत, किद कैसा पानी पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम, उत्तर हो जाएगा वस्त्रपूतम, अर्थात वस्त्र से छानकर, कपड़े से छानकर। दृष्टिपूतम किम नयसेत, देख करके क्या रखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा नयसेत पादम, पैर रखना चाहिए। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, कथम समाचरेत, कथम समाचरेत कैसे आचरण करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम समाचरेत। कीदृशम वाचम वदेत, कैसा कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो इसका उत्तर है सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम, या फिर आप कीदृशम की जगह सत्यपूताम, सत्यपूताम वाचम वदेत, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए वस्त्र, दो ही प्रश्न करने हैं, इसमें 3 दिए हैं। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, अत्र क्रिया, वस्त्र से छानकर पानी पीना चाहिए, इसमें क्रिया क्या है, तो इसमें है छानना। ठीक है, छानना, क्षम्यताम, पिबेत पीना चाहिए, ये क्रिया है विद्यार्थियों। क्रिया पूछा है, क्रिया पीना, खाना पीना, हंसना रोना धोना चलना फिरना, ये सब क्रियाएं। चरणम इति शब्द से पर्याय, चरण का पर्याय इस श्लोक में क्या आया है, तो उत्तर हो जाएगा पादम, पाद यानी भी चरण होता है और चरण यानी भी चरण होता है, पैर होता है। प्रदत्त विकल्प विशेषणम चिन्होति, इसमें विशेषण, तो वदेत सत्यपूताम पाद, विशेषण सत्यपूताम। ठीक है, ये सत्यपूताम उत्तर हो जाएगा। फिर है हमारा एक और गद्यांश है, एवं विचिन्त्य सृगालय दूरस्तरवम कर्तुम आरब्ध भो बिल किम स्मरसि यन्न मया त्वं सह समय कर्तुमस्ति यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं नाम आकरिष्यसि। अरे बिल, तुम भूल गए कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तुम मेरा नाम लोगे, यदि तुम माम ना वैससी, यदि तुम मेरा नाम नहीं लोगे तरी हम अद्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ये सुनकर के शेर ने सोचा कि इस गुफा का इसके साथ कोई वादा हुआ था कि जब ये आएगा तो ये गुफा आवाज लगाएगी, तो शेर आवाज लगाता है और गिद्दड़ समझ जाता है कि इसके अंदर शेर है और वो वहां से चला जाता है। नूनमेषाम गुहा स्वामी ने सदा समावनम करोति, की गुफा स्वामी को बुलाती है परंतु मद भयात न किंचित बजती, मेरे वैसे नहीं बोल रही। चलो उत्तर देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न उत्तर देखिए। सृगाल है किम कर्तुम आरब्धवान, सृगाल ने क्या करना शुरू, एक ही उत्तर देना है, क्या करना शुरू कर दिया, तो रवम, इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों रवम, रवम, रवम यानी आवाज। बिलम किम ने स्मृति, बिल को क्या याद नहीं रहा था, तो क्या याद नहीं रहा था, समय है, समय का अर्थ होता शर्त, वादा, तो समय याद नहीं रही थी भी क्या वादा हुआ था। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, दूरस्थ श्रृगाल किम अकरोत, तो दूरस्थ श्रृगाल ने क्या किया, तो किम की जगह हम करेंगे रवम, रवम आवाज की, तो दूरस्थ श्रृगाल रवम अकरोत। यदि बिलम न आवायति तथा श्रृगाल किम करिष्यति, यदि बिल नहीं आह्वान करता तो श्रृगाल क्या करता, तो वो दूसरे बिल में चला जाता है। ठीक है, यहां से उत्तर करना, यदि से स्टार्ट करना, यदि तुम माम न आवायसि तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि तक करना, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, दूरस्थ श्रृगाल किम अकरोत, ये हो गया आपका, है ना।
देखो, शब्द इति पर्याय पदम किम, शब्द का पर्याय क्या आया तो रवम आया है। रवम यानी भी शब्द होता है। सदा समावानम करोति इति क्रियापदम, इसमें सदा समावानम करोति में क्रिया है करोति यानी करना। स्वामी ने सदा समावानम करोति इति अव्यय पदम, इसमें अव्यय क्या है तो अव्यय है सदा। ठीक है, अब देखो इसमें चार हमें दिए हैं, ठीक है, तीन तीन करने हैं, तीन ही दिए हैं। तो इसमें एक पंक्ति दी है, अभिवादनशील से प्रणाम करने से नित्यम वर्धोपसेविन, और बड़ों की सेवा करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, हमारी चार चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। तो देखो अभिवादनशील से नित्यम, तो पहले में आ जाएगा अभिवादनशील से, नित्यम वर्धोपसेविन, ठीक है, वर्धोपसेविन दूसरे में आ जाएगा, तस्य आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु विद्या यश और बल चत्वारि वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती है। प्रश्न नंबर 13, विद्यार्थियों स्व पाठ्य पुस्तकात दो श्लोकों लिखत, अपने पाठ्य पुस्तक में से दो श्लोक लिखिए। ये दो दो नंबर के दो श्लोक आएंगे। तो विद्यार्थियों हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे देखो एक श्लोक तो ये आ गया, अभिवादनशील से नित्यम वर्धोपसेविन चत्वारि तस्य, हमें ये श्लोक नहीं करना है। ठीक है, जो इसमें आ जाए, जैसे इसने कहा प्रश्न पत्रातिरिच्य, प्रश्न पत्र में आ जाए वो श्लोक हमें नहीं करने हैं। और जो अपना जो आपकी पुस्तक है रुचिरा वाली, ठीक है, ये आप सबके पास है, इसमें जो पाठ नंबर 9 है, इसमें जो पुस्तक नीति नवनीतम पाठ है, पाठ नंबर 10, ये जो श्लोक दिए आपको 6 श्लोक, इसमें कोई भी श्लोक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपके लिए दो श्लोक लेकर के आया हूं। देखो, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवेन्द्र नाम न तस्य निष्कृति शक्यः कर्तुम वर्ष सतैरपि, अर्थात इसका अर्थ है माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं उसका बदला बेटा बेटी अगर 100 वर्षों में उतारना चाहता है तो वो नहीं उतार सकता। ठीक है विद्यार्थियों, आपको इसका अर्थ नहीं करके आना है, केवल श्लोक श्लोक लिख के आना है, यह आपकी सुविधा के लिए अर्थ। फिर दूसरा श्लोक, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्वत् समाने न लक्षणम सुख दुखयो, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जो अपना कार्य स्वयं करता है वो सुख है, और अपना कार्य दूसरों से करवाना दुख है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमारे कार्य को उतना ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा जितना हम करेंगे, ये सुख और दुख के लक्षण है। ये विद्यार्थी दो श्लोक आपके दोबारा बोलिए एक बार, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवेन्द्र नाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतैरपि, दूसरा है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्वत् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। चलो विद्यार्थियों, अब आप अच्छे से इसको कीजिए, ठीक है, और जो आपने 8वीं के बहन भाई हैं मित्र हैं उनके पास भी इसको अधिक से अधिक पहुंचाइए वीडियो को। और आपको ये अगर सहायता आपको अच्छा ऐसे लगा हो कि सर ने मेरी हमारी सहायता की है, ठीक है, तो मेरे को धन्यवाद का एक मैसेज कर देना अगर आपका पेपर अच्छा होता है तो। और आपके संस्कृत शिक्षा से जुड़े वीडियो डालने के लिए, और कोई भी समस्या हो, सर मेरे को संधि नहीं आती, समास नहीं आती, उपसर्ग प्रत्यय ये नहीं आती, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अंत में हम नारा बोलेंगे, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।